वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बच्चों का करियर जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं वो अपना करियर ख़ुद सेलेक्ट करें या उनके पेरेंट्स की चॉइस हो, ये एक बहुत अहम सवाल है। और ये यहाँ पर आके ना एक सेंसिटिव मौजू भी हो जाता है इस अंदाज़ में, बिकॉज़ हमारे यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स आज भी ऐसे मौजूद हैं जो अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, या वो ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज़ करे जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। अक्सर पेरेंट्स या वालिद या वालदा दोनों में से किसी एक का जो असर है वो बच्चे की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा होता है, बिकॉज़ बच्चा उस प्रेशर में आकर ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लेता है जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता। और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ना हो फिर वो आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, और ज़बरदस्ती से किए गए काम का कभी भी वैसा आउटकम, वैसा रिज़ल्ट हो ही नहीं सकता जो आप खुशी के साथ और दिलो जान से चीज़ें जो हैं उनको पढ़ें। सो यस, करियर जो है, जो स्टडीज़ हैं, जो डिग्री है, वो हमेशा से आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, जिसमें आपके मेंटर्स की, जिसमें आपके बड़ों की, जिसमें आपके पेरेंट्स की गाइडेंस ज़रूर शामिल होनी चाहिए। वो आपको अच्छा बुरा रास्ता दिखा दें, वो आप ये बता दें कि फ़लाँ चीज़ का स्कोप है या नहीं है, किस हद तक है। लेकिन बच्चों को प्रेशराइज़ करना, यहाँ पर आकर बहुत बच्चे गलत डिसीजंस लेते हैं। गलत डिसीजंस लेने के बाद वो फिर अपना करियर उस तरह से बिल्ड नहीं कर पाते जिस अंदाज में होना चाहिए। सो हम बहुत से सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखते हैं अपनी सोसाइटी में। सो ऐसे में बच्चों ने वो स्टडीज़ की होती हैं या ऐसे करियर का इंतखाब किया होता है जिसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है। एक्सेप्शंस बहरहाल आर ऑलवेज देयर, पर बहरहाल इस पर हम बात करेंगे कि बच्चों को अपने करियर का इंतखाब किस अंदाज में करना चाहिए, पेरेंट्स का किस हद तक रोल होना चाहिए और पेरेंट्स को किस अंदाज में बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे साथ एजुकेशनल वकास अंजुम जाफरी साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। वकास साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सो वकास साहब, मैं पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर जब बच्चा, बिकॉज जो स्टूडेंट लाइफ में से एक बड़ा अहम जो हमारा हिस्सा आता है वो हमारी कॉलेज लाइफ होती है। सो कॉलेज लाइफ में आके जब आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है, सो पेरेंट्स आपको कह रहे होते हैं नहीं एफएससी प्री मेडिकल करो, प्री इंजीनियरिंग करो, फलां करो फलां करो। यहाँ पर आके बच्चा कंफ्यूज होता है। एट टाइम्स वो गलत पढ़ाई का इंतखाब भी कर लेता है, गलत इन अ वे कि उसमें उसका एज सच इंटरेस्ट नहीं होता। तो व्हाट डू यू थिंक, इब्तिदा में ही बच्चों की काउंसलिंग किस अंदाज में होनी चाहिए और उनको गाइड किस अंदाज में करना चाहिए और उनके इंटरेस्ट को किस हद तक मलहूज़ खातिर रखना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। मेरा ख्याल है कि आपने बहुत ही अहम और हसास मौजू को आज अपने मॉर्निंग शो का हिस्सा बनाया है। और सच्ची बात तो ये कि एक लिहाज से तो हम दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी है, पाँचवा या छठा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। और नौजवानों की आबादी के एतबार से भी आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी का तनासब दुनिया की निस्बत दुगना है। यानी इस वक्त जो है कि जब कहा जाता है कि 64% से ज़्यादा जो है कि हमारे पास नौजवान हैं, और नौजवान से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि वो यूनिवर्सिटी लेवल के, बल्कि जो 7 से 14 साल की उम्र है, एक तिहाई आबादी हमारी, वन थर्ड पॉपुलेशन इज़ बिटवीन 7 to 14। तो इस एतबार से ये बहुत अहम मौजू है। और आपने जिस तरह कहा कि सच्ची बात है, अभी तक हम एक वो पुराने ओल्ड तरीके को फॉलो कर रहे हैं कि जिसमें आमतौर पर या ख़ानदानी पस मंज़र या वालदैन जो है कि इस बात का तयन करते हैं कि एक नई नस्ल को अपने कैरियर को अख्तियार करने में जो है कि मेजर जो है कि चीज़ें कौन सी चीज़ें फ़ैसला करती हैं। आपने कॉलेज की बात की है, मैं इसमें कहूँगा कि हमें थोड़ा सा और पीछे आना चाहिए। और पूरी दुनिया अब इस पर चली गई है, यानी ये कोई अनहोनी सी नहीं है। पूरी दुनिया चली गई कि स्कूल लेवल के ऊपर, और ख़ास तौर पर जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन है, जिसको आप छठी से ऊपर कहते हैं, कि उसमें जो है कि इस बात का तयन शुरू हो जाता है कि एक बच्चे के अंदर क्या ट्रेड्स हैं, एक बच्चे की इंक्लिनेशन, एक बच्चे का झुकाव और एक बच्चे का शौक किस तरफ है। यानी बुनियादी तौर पर स्कूल इसमें मदद देता है। वालिदैन जो है कि उसको नॉरिश करते हैं, और जिसके नतीजे के अंदर बतदरीज जो है कि वो आप समझें कि ग्रेड 10 तक जो है वो इस बात का फैसला कर लेता है कि इसका जो है कि झुकाव या इसका इंक्लिनेशन किस तरफ है। तो मैं इस समझता हूँ कि चलें, आप हम बहुत नीचे नहीं भी आ सकते। तो ख़ास तौर पे ये जो हमारा यानी 8th बहुत अहम है, इसलिए कि आपको मालूम है कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे स्कूलों में प्री 9th चल रही है, कि यानी आपको हैरानगी होगी कि इस वक्त बहुत सारे स्कूल जो है कि 8th क्लास पढ़ा ही नहीं रहे, हालांकि जो ठीक नहीं है। यानी पूरा जो है कि 8th ग्रेड मिस करते हैं, इसलिए कि चूंकि मैट्रिक में नंबर अच्छे आ जाएं। एक बच्ची को 9th क्लास 2 साल पढ़नी पड़ जाए, 1.5 साल पढ़नी पड़ जाए। यानी हमारे यहाँ तो चूंकि मसला है नंबर गेम का, हमारे यहाँ खास फोबिया नंबर्स का,
ये देखे बगैर कि बच्चा क्या चाहता है, ये देखे बगैर कि हमारे मुआशरे की ज़रूरियात क्या है, ये देखे बगैर कि हमारे पास इस वक्त जॉब मार्केट क्या है। हमारे यहाँ वही जो अभी तक एक यानी पुराना निज़ाम चला आ रहा है कि बच्चे ने साइंस पढ़नी है मैट्रिक के अंदर, और उसी साइंस की बुनियाद पर बच्चे ने एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग करनी है। मैं तो कभी कभी ये बात कहता हूँ कि जब हम मैट्रिक कर रहे थे उस वक्त भी ये दो तीन पेशे ही जो यानी पॉपुलर थे, और अब हमारे बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं तो भी वही पेशे पॉपुलर है। तो ये इस वक्त मसला एग्जैक्टली। है कि हमें इससे बाहर निकलना होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगी कि यानी जिस तरह से हमारे यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनके अपने कोई एम्स और गोल्स होते होंगे, डेफिनेटली होते हैं जब वो अपनी यंग एज में थे, लेकिन कभी कभी माली मामलात ऐसे आते हैं जिसकी वजह से वो काम कर नहीं पाते। कभी कभी उनके पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, सो वो काम नहीं कर पाते। सो अपने बच्चों के ज़रिए वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर भी आके बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं। जब आप बच्चे को प्रेशर में ला रहे हैं और बच्चा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पढ़ रहा है, सो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी क्रिएटिविटी कभी भी वो नहीं हो सकती अगर वो अपने शौक़ और इंटरेस्ट से काम करता। सो स्कूल लेवल पर किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट, इसको जांचने का पैमाना क्या होना चाहिए और कम्युनिकेशन किस हद तक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए विद द टीचर्स एंड विद द एल्डर्स और द पेरेंट्स? जी, देखिए ये एक त्रिकोण है, ये एक ट्रायंगल है कि जिसके एक सिरे के ऊपर बच्चा यानी स्टूडेंट मौजूद है, दूसरे सिरे के ऊपर जो है कि कॉर्नर के ऊपर जो है कि उस्ताद है, और तीसरे पर पेरेंट मौजूद है। ये हमें समझना पड़ेगा, जब तक कि ये लोग आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, उस वक़्त तक जो है शायद हम जो है कि वो बच्चे का जो आउटकम उसके अंदर के उसको निकालने में कामयाब ना हो सके। नो डाउट पेरेंट मे बी काउंसलर, मेरे पेरेंट में बी गाइड कि वो कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हमें ये देखना होगा कि आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, और ये बात मुझे बहुत यानी मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। मैंने एक हदीस सुनी और जिसमें एक छोटा सा जुमला है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कि अपने ट्रेड्स बताए कि, और आपने अपनी पर्सनैलिटी के मुतालिक बताया कि मेरी पर्सनैलिटी के अज्जा कंपोनेंट्स हैं, उसमें उन्होंने एक कहा कि शौक मेरी सवारी है। यानी मैं जो यानी शौक के ज़रिए जो काम करता हूँ उसमें शौक एक चीज़ होती है। ये जब आपका खुद शामिल हो जाता है ना किसी काम में, तो यानी असल में बच्चे के अंदर से वो चीज़ निकालना कि जो वो चाहता है। अच्छा उस्ताद ये काम करता है। अच्छा अब इश्यू ये है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि पेरेंट्स जो है कि अपने काम को, जो उनका काम है वो भी नहीं कर रहे होते हैं। यानी वो अपनी एक्सपेक्टेशन तो ज़रूर यानी बच्चे से वाबस्ता कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ जो अगला काम करने वाला है, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि इस वक्त आज की दुनिया में कहा जा रहा है कि पेरेंटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टीचिंग। कि बच्चा 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में होता है, लेकिन जो है कि बाकी जो है कि 16-18 घंटे जो है कि वो कहाँ होता है, वो घर में होता है। अगर वालिदैन जो है कि उस एजुकेशन को रीइंफोर्स नहीं करेंगे जो स्कूल से पढ़ के आता है, तो इसका इसीलिए ये पेरेंट टीचर्स कम्युनिकेशन बहुत अहम चीज़ है कि हर महीने में ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि बस आपने बच्चों के वालिदैन को बुलाया और उनको जो है कि उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट उनके हाथ में थमा दी। बच्चा सोचता क्या है, बच्चा कितना एक्टिव है, कितना पैसिव है, बच्चा यानी तकरीर में और गुफ्तगू में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, या बच्चा आइसोलेशन में काम करना पसंद कर रहा है। देखिए मैं भी जापान से होकर आ रहा हूँ, मैं 15 अफराद का एक डेलीगेशन एजुकेटर्स का लेकर गया, और 10 दिन के लिए हमने वहाँ प्री प्राइमरी, किंडरगार्टन, प्राइमरी, सीनियर हाई, जूनियर हाई और कॉलेज, हमने ये सारे लेवल्स के ऊपर हमने स्टडी करने की कोशिश की कि जापान चूँकि बहरहाल तालीम के एतबार से बहुत आगे है, तो हमने ये देखा कि वो बिल्कुल यानी प्री प्राइमरी के अंदर भी यानी वहाँ बच्चों के इम्तिहानात नहीं होते। वहाँ बच्चों से जो है ना कि वो बच्चों को सिर्फ जो है कि उन्हें बताता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसके लिए तैयार करते हैं वो इब्तदाई तौर पर, ताकि पहले चंद साल जो है अप टू वो यानी एज 6 तक जो है कोई स्कूल नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई किताबें नहीं है, कोई इम्तिहान नहीं है। हमारे यहाँ 2.5 साल के बच्चा जो है उसको अब ये एक इको सिस्टम है, मैं ये नहीं कहता, मैं भी मजबूरी इस इको सिस्टम में अपने बच्चों के लिए भी, अपने स्कूल के लिए भी। तो ये एक बहरहाल हमें एक डिबेट का जो आपने शुरू किया आगाज़ करना पड़ेगा कि देखिए 3 चीज़ होती है, मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। एक है एबिलिटी, ये खुदादाद होती है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है, पैदा नहीं किया जा सकता। एक होती है स्किल कि जिसको जो है कि आप पैदा किया जा सकता है, और ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो इल्म, सलाहियत, महारत की एक कैपेबिलिटी बन जाती है, ये कैपेसिटी, ये इस्तेदाद बन जाती है। तो हमें जो है, एग्जैक्टली। बल्कि मैं तो अब इस बात को हर फोरम पे कहता हूँ कि हमें कैरियर काउंसलिंग को जो है सेकेंडरी लेवल के ऊपर सब्जेक्ट के मुतारिफ करवाना चाहिए। हमें कैरियर काउंसलिंग को और कैरियर गाइडेंस को जो है वालदेन के साथ करना चाहिए, कि इनके सेशन होने चाहिए स्कूल में वालदेन के, कि भाई उनको पता लगे कि बच्चों को आप जो है ना कि बजाय इसके कि वही जो देखें, अभी भी हमारे यहाँ जो लुक्रेटिव है वो क्या है, CSS,
क्या है जी फौज, हम्म। और क्या है वो डॉक्टर इंजीनियर। बल्कि इंजीनियर तो अब एग्जैक्टली। आप समझिए कि वो खत्म ही हो गया। यही तीन शोबे हैं जिसमें जो है कि हर एक की ख्वाहिश है कि मैं या कम्पिटिटिव एग्जाम कर लूँ या वो। तो ये वो पस मंजर है कि जिसमें हमें बहरहाल आउट ऑफ बॉक्स जाना होगा और कोई नई चीज़ सोचनी होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। वकास साहब, एक और सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने कहा कि हमारी मुल्क की आबादी, एंड डेफिनेटली इट इज़ सो कि एक तिहाई जो है हमारे पास यंगस्टर्स हैं, यानी कि 7 से 12-13 साल की उम्र के बच्चे हैं। अब जब बच्चे के इब्तदाई साल होते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता शऊर आता है, शऊर उसको तरबियत से आता है, शऊर उसको एजुकेशन से आता है, शऊर उसको एक एनवायरनमेंट और एक्सपोजर से मिलता है, लेकिन कौन सा लेवल ऐसा है या कौन सी उम्र ऐसी है जब हम बच्चे को टूवर्ड्स उसके करियर की तरफ गाइड करना शुरू कर सकते हैं, नोइंग हिज और हर एबिलिटीज़? मैं समझता हूँ 6, 7, 8 ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। क्लासेस की देखिए बात कर रहे हैं हम? जी ग्रेड। हाँ, ये स्कूल लेवल के ऊपर यानी ठीक है, क्लास ठीक है। छठी के बाद बच्चे के अंदर जो है, बच्चा अपने आप को पहचानना शुरू कर देता है। क्या चाहता है, क्या उसकी पसंद है, किस तरफ, यानी वो ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट भी मौजूद है, असेसमेंट भी मौजूद है, ऐसे मेंटर्स भी मौजूद है। मसलन मुझे एक नौजवान मिला कि जो अमेरिका से पढ़ के आया है और वो यहाँ पाकिस्तानी है, लेकिन ही वॉज सो पैशनेट। वो चाह रहा है कि ये जो मिडिल क्लास के हमारे जो स्कूल है, मैं जो है कि उनके बच्चों को छठी से जो है मैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप करूँ, यानी उनको मैं बताऊं कि जो वो क्या काम। देखिए इस वक्त जो है 3 साल का बच्चा जो है कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकता है, आपको ये मालूम है? यानी इस तीन वक्त जो साल है का कि बच्चा? तीसरी जमात के बच्चों ने, ग्रेड 3 के बच्चों ने यूट्यूब चैनल बनाए हुए। तो इससे आप एग्जैक्टली। अंदाजा लगा लीजिए ना दुनिया कहाँ पहुंच गई है। यानी हम अभी तो हम पीछे से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त सूरत। इसलिए मैं समझता हूँ कि छठी, सातवीं, आठवीं में कम से कम इसकी गाइडेंस शुरू हो जानी चाहिए कि यानी ऐसी टेस्टिंग, मेजरमेंट, ऐसी काउंसलिंग, ऐसे सेशन, इसमें मैं कह रहा हूँ कि वालदैन के भी, असातिज़ा की भी और बच्चों बच्चियों की भी, और ये इस वक्त हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान में भी ये इंटरवेंशन मैं समझता हूँ कि नो डाउट इट्स स्लो बट इट्स गोइंग ऑन। ये प्रोसेस वक्त हो रहा है इसलिए कि ताकि मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते बच्चा अब यानी इस काबिल हो सके कि उसको, हाँ, फिर उसके बाद हम बताएं आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ें। फिर हम आपको बताएं कि आपके जो आपका शौक है, जो आपका एप्टीट्यूड है, उसके लिए ये तालीमी इदारे हैं कि जिन तालीमी इदारे में आपके लिए दुनिया मौजूद है। फिर हम ये बताएं कि इस वक्त ऑनलाइन पूरी दुनिया, खुली दुनिया मौजूद है जो आपकी टैब के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर मौजूद है कि आप वहाँ एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एज ग्रुप है और ये जो है कि क्लासेस हैं, ग्रेड्स हैं कि जिसमें जो है कि पहले आपकी वो शुरू हो जाए, यानी ओरिएंटेशन, मेंटरिंग, काउंसलिंग, और अप टू जो है कि मैट्रिक तक जो है कि बच्चा और बच्ची यानी हमारे जो है कि स्टूडेंट इस काबिल हो जाएं कि वो अपने आप को पहचान भी सकें, और फिर जो है उसके बिल्कुल बाद ठीक जो है है, कि वो बिल्कुल ठीक है। वकास साहब, हमारे यहाँ एक और एकेडमिक। बड़ा अहम पॉइंट है, बिकॉज अभी हम करियर काउंसलिंग की बात करें और बच्चों ने अपना करियर किस अंदाज में सिलेक्ट करना है। जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट्स को ऐसे ऐड ऑन होना चाहिए जो बच्चे को बताएं कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आपने इन फ्यूचर किस अंदाज में आपने इसको ऑप्ट करना है, किन बेसिस के ऊपर आपने इसको ऑप्ट करना है। सो करियर काउंसलिंग से जो रिलेटेड कोई सब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेबस का हिस्सा बनाना, या आप पूरी कोई किताब नहीं ऐड करें बट एक छोटा सा कोर्स वर्क आप ऐड कर सकते हैं, कोई ना कोई लेक्चर्स आपके हो सकते हैं, स्कूल लेवल पर कोई ना कोई सेमिनार्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक लंबा चौड़ा कोर्स वर्क वही आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। विद दिस जो मेंटल काउंसलिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें हेल्प आउट कर सकती हैं और क्या इसके लिए आपको लगता है कि स्कूलों में, मेरे ख्याल में तो, मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो इन चीज़ों का आगाज़ जो है वो स्कूल लेवल से ही हो जाना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा 6, 7 एंड 8th क्लास, सो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का कोई किरदार हो सकता है। काउंसलिंग में कौन कौन हेल्प आउट कर सकता है बच्चे की एबिलिटीज़ को देखते हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस, करियर काउंसलिंग से जो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका ऐड ऑन होना या कोर्सेज का ऐड ऑन होना, वो किस हद तक ज़रूरी है और किस लेवल पर ज़रूरी है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इसकी ज़रूरत है। कुछ अर्सा पहले मुझे खुशी हुई कि स्टेट बैंक के कुछ लोग जो है कि वो हमें आकर मिले मेरे ऑफिस में, और उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कुछ एक्सरसाइज, कुछ यानी सादी सी छोटी छोटी बुक्स जो है वो थी, और जिसका ताल्लुक जो है कि आप समझे इकोनॉमी से है, जिसका ताल्लुक सेविंग से है, जिसका ताल्लुक बेसिक आपकी जो है ना कि यानी ये जो आपका कहते हैं ये पैसे की हैंडलिंग से। अब सर ये एक अमली ज़रूरत है कि बच्चों को जो है कि शुरू से बताया जाए कि ये क्या चीज़ है। देखिए ना, इकोनॉमिक्स कुछ और है, फाइनेंस कुछ और है, कॉमर्स कुछ और है, यानी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन है कि अगर आप बच्चों को बताएंगे तो उससे उनको पता लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपने बिल्कुल ठीक, आपने सही तवज्जो दिलाई है कि इसमें कुछ सेशंस हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ जो है कि आप टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं। ये बात ठीक है आपकी, कोई नया
सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से देखिए, लोगों की एक यानी वो अब इस वक़्त दुनिया कह रहा है कि फ्लैटन द वॉल्स, कि अब जो है कि क्लासरूम जो है ना कि 12 बाई 12 का कमरा क्लासरूम नहीं है। वो कहते हैं पूरा जो है, पूरी पूरी कायनात एक जो है कि बच्चे की क्लासरूम है। यानी ये जो आपको याद होगा, हम जब छोटे होते थे तो उस वक़्त जो है कि हमें यानी बाहर ले जाया जाता था। अब तो कि क्लास में हर चीज़ क्लास के अंदर आ गई है ना, कि बच्चों को यानी मैंने भी जापान की मिसाल दी कि उन्होंने तय कर दिया कि बच्चों का बड़ा हिस्सा स्कूल से बाहर गुजरेगा। वो अजायब घर के अंदर जाएँगे, उनको रोड पार करना सिखाया जाएगा, उनको जो है कि ग्राउंड में लेके जाएगा, ग्राउंड्स के आदाब क्या हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये आपको मैं कमिंग टू द टॉपिक, कि जो आपकी कैरियर है, यानी पहले कैरियर गाइडेंस होती है, फिर कैरियर काउंसलिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी एडॉप्टेशन होती है। देखें, यानी हमें ये इसकी भी एक तरतीब है। यानी आप ऐसे ऑल ऑफ द सडन कोई चीज़ नहीं करेंगे कि पहले देखिए, सबसे पहले बच्चे के एप्टीट्यूड है। क्या स्कूल या वालिदैन या साजा बच्चे को के एप्टीट्यूड को अहमियत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ये पहला मरहला होगा। उसके बाद जो है कि उसके बाद आपकी जो है ये होगा कि बच्चे का टिल्ट किस तरफ है, कि वो यानी क्या वो उसका उसके अंदर कोई स्किल मौजूद है, उसकी मेमोरी का मामला ज़्यादा बेहतर है, क्या जो है कि वो जो है कि ये वोकेशनल चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, क्या ऑल वो राइट वकास साहब, देयर इज अनदर क्वेश्चन। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिन बच्चों को एक टाइम बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि ये करियर आप चूज़ करें या ये पढ़ाई आपने करनी है, ऑब्वियसली पढ़ाई करेंगे फिर उससे से रिलेटेड करियर होता है। सो उसमें मैं ये मैसेज स्पेशली लेना चाहूँगी उन पेरेंट्स के लिए जो कि बच्चों को फोर्स करते हैं और फिर उनके बच्चों की उतनी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं देखते। एक्सेप्शंस होते हैं, बच्चे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस भी देते हैं, रिजल्ट्स भी देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट डू यू थिंक इस तरह से प्रेशराइज करके बच्चे को करियर चूज करवाना ये बच्चों की प्रोडक्टिविटी को किस अंदाज में या किस हद तक डैमेज कर सकता है? नहीं, देखिए, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है कि ये ज़रा किल करता है कि बच्चों की प्रोडक्टिविटी को जब आप कर लेते, कर तो लेंगे, ज़ाहिर बात है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक सलाहियत रखी है एडेप्टेबिलिटी कि जब वो किसी यानी जिसे कहते हैं प्रोसेस में डाल दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब क्राइसिस आते हैं, जब हमारे ऊपर कोई डिज़ास्टर्स आते हैं, तो आप ये देखें कि पहले मरले पर तो लोग बिल्कुल जो है कि डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन फिर आउट ऑफ दिस डिप्रेशन जो है कि उसके अंदर दोबारा एक ज़िंदगी के आसार होते हैं। तो अल्लाह ने इंसान को गैर मामूली कुव्वत मुताबिकत दी है, सेंस ऑफ एडजस्टमेंट। तो ये हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि ये मुआशरे के बड़ों का काम है, मीडिया का काम है, ये रिफॉर्मर्स का काम है, ये एजुकेशनिस्ट का काम है, ये इवन स्टेट्समैन का काम है। जिस तरह वो गालिबन किसने, चर्चिल ने कहा था ना कि सियासतदान जो है कि वो अगले इलेक्शन के मुतालिक सोचता है, और जो स्टेटमैन है, जो वो अगली जनरेशन के मुतालिक सोचता है। यही वाला मसला है कि हमें सोचना चाहिए। हमारा मसला है वो जो कि वो शायद फैज़ ने कहा था ना कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे कि जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, और काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। हमारा मसला यही है कि हम आपस में झगड़ रहे होते हैं कि इश्क और काम आपस में ना, अगर इश्क और काम एक हो जाए। मुख्तार मसूद साहब बड़ा खूबसूरत जो है कि हमारे मुसन्निफ़ गुज़रे उर्दू के, तो वो ये कहते हैं कि अगर शौक़ और पेशा इकट्ठा हो जाए तो ये नूरुन अला नूर है। ये बिल्कुल ठीक खुशकिस्मती हो की गया, मेराज है कि आपको वही काम मिल जाए कि जो आपका शौक भी हो। तो मेरा बिल्कुल ख्याल है ठीक हमें हो कोशिश गया। करनी वकास चाहिए। साहब, क्विक कमेंट फ्रॉम योर साइड, यानी कि फिर बच्चों को अपने करियर का इंतखाब खुद करना चाहिए पेरेंट्स की गाइडेंस के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, गाइडेंस बिल्कुल वालिदैन की हो। देखिए, ये मैं मानता हूँ कि देखिए जो बिज़नेसमैन होते हैं, तो ज़ाहिर बात है उन्हें बचपन से ही जो है कि मिसाल तौर पे हमारे यहाँ गुजराती बिरादरी है, मेमन बिरादरी है, चिन्योटी बिरादरी है। अब ज़ाहिर बात है कि उसके अंदर जो है कि कोई बहुत पढ़ाई का नहीं है, वो बच्चों को बिल्कुल शुरू से एंटरप्रेन्योरशिप पर ले जाते हैं। तो ये एक बहरहाल मौजूद है ये चीज़ें कि जहाँ आपका पूरा आपके ख़ानदान का, आपके घर नहीं बल्कि ख़ानदान का इकोसिस्टम आपको बिज़नेस के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन ये तो छोटी-सी कम्युनिटी है ना, नो डाउट वेरी इन्फ्लुएंशियल, नो डाउट वेरी एफ्लुएंट, लेकिन ज़ाहिर है इतनी करोड़ों की आबादी हमारे पास मौजूद है। उसमें मेरा ख्याल है हमें असातिज़ा को, वालिदैन को जो है, और इवन जो हमारे जो तालीम को मुरतब करने वाले हैं, चाहे वो हमारे निसाबियात को मुरतब करने वाले टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं, महकमा तालीम है, नेशनल करिकुलम काउंसिल है, इन सबको ऑन बोर्ड होना होगा और इस तरफ जाना होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, सबके लिए सबको ज़रूरत है ऑन बोर्ड होने की। थैंक यू सो मच वकास अंजुम जाफरी साहब, एजुकेशनिस्ट हमारे साथ शो में मौजूद थे। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि करियर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक फ़ेज़ आता है जहाँ पर उसने अपने करियर का इंतखाब करना होता है। बट इसके इंतखाब से पहले येस एट अ वेरी अर्ली एज, जब एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है वो 6ठी 7वीं 8वीं जमात में जाए, सो वहाँ पर करियर काउंसलिंग स्टार्ट कर देना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहले आप उसके एप्टीट्यूड को देखते हुए उसको मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से गाइड कर सकते हैं। सो करियर
के हवाले से गाइड करना, गाइडेंस आती है, देन काउंसलिंग आती है, एंड द लास्ट स्टेप वुड बी करियर एडॉप्शन। सो ये पैरेलल विद एजुकेशन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चलनी चाहिए। करियर काउंसलिंग से रेलेवेंट जितने भी सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हैं वो स्टूडेंट्स को साथ साथ पढ़ाने चाहिए ताकि वो बेहतर अंदाज में अपने करियर का चुनाव कर सकें। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। शो में मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले तो आपको अल्लाह हाफ़िज़ आज कहना चाहेंगे इस अंदाज़ में कि आई होप कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाते जाते हम आपके साथ एक खुसूसी रिपोर्ट शेयर करना चाहेंगे रवीज़ा राजपूत की, जिसमें उन्होंने आपकी मुलाकात करवानी है एक बड़ी ज़बरदस्त टॉप की हेल्थ कंटेंट क्रिएटर से, जो कि बड़ी ज़बरदस्त कंटेंट जनरेट करती हैं हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर। सो आइए चलकर रवीज़ा की रिपोर्ट देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रवीज़ा राजपूत। आज आपकी मुलाकात टिकटॉक के एक ऐसे क्रिएटर से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने रिसेंटली एक अवार्ड भी लिया है टॉप हेल्थ क्रिएटर का। जी मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर दानियाल की। आप इनको देख सकते हैं, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन न जाने क्या सूझी जो इन्होंने टिकटॉक्स बनाना स्टार्ट कर दिए। टिकटॉक पे हम देखते हैं कि आपको वैरायटी ऑफ कंटेंट दिखता है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई खूबसूरत है, किसी को लगता है कि उसके बाल ही उसके लिए काफ़ी हैं तो और कोई ऐसा फन करता है जिस पे हमें हंसी भी नहीं आती है, लेकिन समटाइम गुस्सा और ज़बरदस्ती कभी कभी हम हंस भी लेते हैं। हम आज हमारे साथ जी मौजूद है डॉक्टर दानियाल, MBBS डॉक्टर हैं। कंफर्म भी कर लेते हैं इनसे और आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रवाज़ा, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड येस, मैं वाकई एक MBBS डॉक्टर हूँ, अनलाइक अदर फ्यू टिकटॉकर जो नाम के साथ डॉक्टर लगा लेते हैं बट रियलिटी में नहीं है। ये आपने इनडायरेक्टली किसे कहा है, खुल के कह दें। नहीं है तो हमारे कम्युनिटी के लोग ना, तो हम उन्हें इस तरह सरेआम बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि जो डॉक्टर बनने के लिए मेहनत मैंने की है वो उन्होंने नहीं की, लेकिन मज़े वो लूट रहे हैं अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा के। मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उनके, और ख़ासतौर पर लड़कियाँ ऐसे करती हैं कि डॉक्टर दिस एंड डॉक्टर दैट ये करके उन्होंने नाम बनाए होते हैं। जी हमारे साथ डॉक्टर दानियाल मौजूद हैं, MBBS डॉक्टर हैं, टॉप हेल्थ क्रिएटर का इनको अभी अवार्ड मिला है। डॉक्टर दानियाल, सबसे पहले तो ये बताएं आप कि आप बनना क्या चाहते थे? वेल पर्सनली मुझे ना सच्चा नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट कि मुझे ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बड़ा इंटरेस्ट था इनिशियली, और मैं यही चाहता था कि मैं, क्योंकि एचसन कॉलेज में था यहीं पे, तो फिर यहाँ से मैं चाह रहा था कि मैं वहीं पे बाहर निकल जाऊँ मुल्क से। लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे वो बज़िद थे कि नहीं, हम तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं। क्योंकि मेरी फैमिली में एक ट्रेंड है, मेरे डैड, मेरे ताया अब्बू सब पहले एक ट्राई मेडिकल की ज़रूर करते हैं उनका, ठीक। तो उन्होंने कहा यू क्वालिफाई, या मैंने क्वालिफाई कर लिया, मेरी किस्मत थी, तो उन्होंने कहा भाई घुस जाए इसी लाइन में। तो फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है, आई वॉज यंग एट दैट टाइम, तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि शायद ये फील्ड मेरे लिए है। लेकिन आई रिमेंबर कि मैं 3rd ईयर में था और मैंने अपना पहला पेशेंट क्लिनिकल वार्ड में चेक किया था, एंड दैट इज़ द मोमेंट आई रियलाइज़ कि नहीं यार, ये डॉक्टरी की फील्ड मेरे लिए बनी थी। तो अब हम खुश हैं अपनी फील्ड के साथ और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसके साथ। अच्छा ज़बरदस्त। जब पेशेंट को चेक करते हो तो साथ में ये तो नहीं बताते ये देखे मेरा टिकटॉक का अकाउंट? नहीं, वो मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी मुझे जानते होते हैं कि हाँ डॉक्टर दानियाल अहमद हैं। अरे वाह। और उनको देख के ये तो नहीं महसूस होता कि आप असल में भी डॉक्टर हैं? ये कितने लोग पूछते हैं? टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, काफ़ी लोगों को यकीन नहीं होता, क्योंकि आई गेस आप वाकई कह रही हैं कि डॉक्टर्स की ड्राई पर्सनैलिटी है। बट आई रिमेंबर मैं अपने कॉलेज डेज में अपनी ड्रामेटिक सोसाइटी का हेड था। मतलब क्रिएटिव स्किल्स जो थी वो हमेशा से मेरे अंदर थी। सिर्फ ये है कि एक टिकटॉक के ज़रिए मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी उन स्किल्स को लोगों को दिखाने के लिए, तो दैट्स अमेजिंग। अच्छा दानियाल, ये बताइए कि किस तरह का कंटेंट आप बनाते हैं? सिर्फ हेल्थ से ही रिलेट करता है या उसमें भी कुछ शुगर मिला होता है? नहीं, शुगर मेला ज़रूरी है। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, उनको यही मेरी एडवाइस है कि आप अगर ड्राई कंटेंट बनाओगे वो कभी भी नहीं चलेगा। तो मैं एक ना गिमिक यूज़ करता हूँ। मेरा एक डायलॉग है, वो छड्डो जी मैं दस्ताना। इन्होंने पूछा है कि क्या प्यार को भुलाने के लिए कोई मेडिसिन है? ओ छड्डो जी मैं दस्ताना। आपको पता है क्या हो रहा है? ओ छड्डो जी मैं दस्ताना। आपको पता है सेब के बीजों के अंदर कौन सा जहर होता है?
ओ छड्डो जमरस्तान। हमारी ज़ुबान में इसका मतलब होता है आप छोड़ो मैं बताता हूँ ना। ये कह लें कि एक तरह का मेरे कल्चर का भी टच आ जाता है, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड थोड़ा देसी है, ठीक है। तो इसलिए ये जो डायलॉग है इसके ज़रिए मैं ऑडियंस को अट्रैक्ट करता हूँ, और फिर जो भी टॉपिक जिसमें मैं बात कर रहा होता हूँ ज़रा आवाम टिक के बैठ के देख लेती है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मेरा कंटेंट कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह यही डायलॉग था, ओ छड्डो जी मैं दस्ताना। ज़बरदस्त। जब आपने ये टिकटॉक बनाना स्टार्ट किए तब जहन में सबसे पहले क्या आया कि यार इस प्लेटफॉर्म पे मैंने कुछ न्यू क्रिएशन लेकर आना है? एक्चुअली मेरी जो फर्स्ट टिकटॉक थी उसको वायरल होने में जरताज गुल का बड़ा हाथ था, क्योंकि कोरोना अपनी पीक पे चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और जरताज गुल से किसी ने सवाल किया कि मैडम कोविड-19 का मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला था इसके 19 पॉइंट होते हैं और समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार दिस इज़ माय मोमेंट, तो मैंने वीडियो बनाई और मैंने क्लियरली बताया कि CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज़ और 19 इसलिए क्योंकि ये बीमारी 2019 में फैलना शुरू हुई थी। तो वो वीडियो क्लिक कर गई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि टिकटॉक के ऊपर एजुकेशनल कंटेंट देखने वाले हैं, चाहे वो ऑडियंस थोड़ी लिमिटेड है, थोड़ी कम है, लेकिन है ज़रूर। तो मैंने फिर वैसे ही कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पे हूँ। कोई ऐसा वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हो? एक्चुअली मैंने डिम्पल्स पे वीडियो बनाई थी एक, लेकिन उसमें मैंने कहा था कि सियाने कहते हैं कि डिम्पल वाले लोग बड़े बेवफा होंगे ने। जी नहीं, अगर आपके पढ़ते हैं तो फिर तो नहीं बनता आपका। कोई ऐसी वीडियो जिसे आपने बहुत दिन लगा के कंटेंट रेडी किया हो और वो हिट कर गई हो? ज़्यादा मेहनत वाली वीडियो मैंने एक दफ़ा एक मिनी व्लॉग बनाया था जब मैं दुबई में था। तो मेरी दुबई की ट्रिप थी, तो मैं एक्चुअली दुबई में था। दुबई से मैं फुजैरा गया, वहाँ पे क्रूज़ किया, फुजैरा से मैं अलेन गया, अलेन से मैं अबू धाबी आया, अबू धाबी से मैं वापस दुबई आया और फिर पाकिस्तान आया। तो मैंने अपनी पूरी ट्रिप का एक मिनी व्लॉग बनाया था। उस पर मेरी मेहनत ज़्यादा लगी थी, बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक उस पर कंपेरेटिवली रिजल्ट उतना नहीं आया था जितना रिस्पॉन्स मेरी एक नॉर्मल वीडियो पे आता है ना। तो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड। आई थिंक कि लोगों को ज़रा लोगों की दूसरी जो मेहनत कर रहे होते हैं उसे देखना चाहिए। तो दैट्स इट। अच्छा दानियाल, मुझे ये बताओ कि फैमिली में कौन कौन है? सब अप्रिशिएट करते हैं या अम्मा अब्बा देख के कहते हैं कि बेटा तेनू तो आपा डॉक्टर बनाया सी है की बन गया तू? वेल एक्चुअली मेरे फादर जो हैं वो CSS ऑफिसर हैं, तो यू कैन सी के एक्सपेक्टेशंस का बोझ जो है वो मेरे पे कितना होगा। तो मेरे फादर अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं एज एन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फ्रॉम कश्मीर। तो मेरे फादर जो है उन्हें खुश करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ख़ास तौर पे जब मैंने ये टिकटॉक वाली पसूड़ी डाली थी तो उनके तो मतलब वो जूता पकड़ के मेरे सर में मारने वाले थे कि भाई केड़े कम्मा च पै गए। लेकिन वही होता है ना कि टिकटॉक का नाम शुरू से ही बदनाम था। सब जानते हैं कि टिकटॉक पे ठुमका मुजरा ये आम चीज़ है, तो वो चाहते थे कि मेरी रेपुटेशन पे कोई आंच ना आए, और मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ, वो सरासर सही बात कर रहे थे। लेकिन टिकटॉक पे आके मैंने जो इसका इस्तेमाल किया, मैंने एक नई आउटलुक क्रिएट किया, सो दैट्स अमेजिंग। तो उसी वजह से अब वो खुश हैं। ज़बरदस्त। दानियाल, आप अपने डिपार्टमेंट के हवाले से बताएं, आपके कुलीग्स क्या कहते हैं? क्या वो जानते हैं आपको, या कभी कोई ऐसा वीडियो मतलब डॉक्टर्स, मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना स्पेयर टाइम होता होगा कि वो टिकटॉक निकाल के देखेंगे, लेकिन शायद कभी किसी ने देखा और वो कहे दानियाल यार तेरी कल वीडियो देखिए। यस एक्चुअली शुरू में जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो मेरी वीडियो फॉर यू पे आ रही थी, तो अक्सर लोग टिकटॉक पे मुझे नहीं देख रहे थे, बट टिकटॉक के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे थे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि टिकटॉक की वीडियो टिकटॉक पे नहीं रहती, वो हमेशा यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है, वो वहाँ पे रोटेट करती है। तो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि मेरी वीडियो किसी न किसी दोस्त के थ्रू मेरे तक पहुँच जाती है, किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई होती है, एंड इट फील्स अमेजिंग। हालांकि मुझे पता है वो अंदर से जल रहे होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं गुड जॉब। मैं कहता हूँ सही है भाई, शरीकों सड़ते रहो तुम लोग। ज़बरदस्त। अब दानियाल से हम भी कुछ मज़े की बातें करते हैं। दानियाल, कुछ नेम्स मैं लूँगी, आपने उनको टिप्स देनी है, बताना है कि उनको किस मेडिसिन की ज़रूरत है, किस डोज की ज़रूरत है। हम जी स्टार्ट करते हैं अली हैदराबादी। आई थिंक उन्हें शर्म की डोज की ज़रूरत है, जिस तरह की हरकतें वो प्लीज़ एलिब्रेट। वेल आई हैव सीन के रिसेंटली उनका जिस तरफ कंटेंट है ना, मतलब आई डोंट माइंड कि कपल कंटेंट होता है, ठीक, बट वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ कम्युनिटी, ठीक। यार आपका कपल नहीं है तो आप क्यों जल रहे हो? अब यार हम सिंगल हैं, आपने ताना ज़रूर मारना था यार, पहले इतने बुरे वक्त चल रहे हैं हमारे। बट ये है कि एक आप उनके बालों के हवाले से बताएं, मतलब आपको क्या लगता है वो जो बार बार अपने बालों को उठाता है या गिराता है, उसको ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगना चाहिए जो ये मामला ठीक हो जाए? वेल आई थिंक कि माशाल्लाह से उसने हेयर प्रोडक्ट इतनी इस्तेमाल की होती है कि उसकी प्रमोशन करना उसके लिए कंपलसरी है। नदीम नानी वाला। ओके नदीम नानी वाला, वेल आई थिंक उन्हें भी गैरत की डोज चाहिए होगी एक दो।
क्योंकि नदीम असल में बात को नानी दा खैरा छड़ दे। वैसे सच कहूँ तो मैंने नदीम नानी वालों को कभी नहीं देखा। मतलब आपने एक स्टेटमेंट सेट कर ली है कि रुवेज़ा जिसका नाम लेगी मैं नहीं बोलना है, ये गलत बात है दानियाल। ऑनेस्ट बात बताता हूँ, देखें जैसे कि आपने कहा डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता टिकटॉक देखने के लिए, मैं टिकटॉक बनाता हूँ, टिकटॉक देखता कम हूँ। अच्छा डॉक्टर दानियाल, पंजाबी में कोई डायलॉग हो जाए जो हमें याद रहे, जैसे कि अभी आपने बात कही है कि जट्टा दे नाल निभा सके। वैसे मैं बहुत बुरी हूँ पंजाबी में, इसलिए शायद अभी मुझसे गलती हो गई है। एक अच्छा सा डायलॉग ऐसा इख्तिताम पे जिससे हम आपको याद रखें। ओ छड्डो जी मैं दसदा ना। असल च मेरी अपनी पंजाबी एडी चंगी नहीं है, पर मैं कोशिश करेंदा रहना कि अपने कल्चर नूं मैं हमेशा याद रखां, क्योंकि ਇਹ पंजाबी साड़ी माँ बोली है, साड़ी पहचान है, सानू भुलना नहीं चाहिए। तो बाकी जेड़े भी व्यूअर सानू वेखते पैन उन्होंने तो भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनी जड़ां नूं ना भुलो। तुसी जेड़े मुकाम ते भी होवो हमेशा अपनी जड़ां नूं याद